हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी सेक्शन ऑफ बुक लूसेंट। तो देखिए, आज से हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स। जो ये टर्म है पॉलिटिकल साइंस, ये किससे रिलेट करती है? ये करती है वर्ड पॉलिटिक्स से, विच इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। और जो किससे बना है? ये पॉलिटिक्स वर्ड है, ये बना है ग्रीक वर्ड पोलिस से। दैट मीन्स अ सिटी स्टेट, द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट ग्रीस। और इस पोलिस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है सिटी स्टेट, जिसको क्या कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है एंशिएंट ग्रीस में। द सोफिस्ट, द वांडरिंग टीचर ऑफ विजडम। देखिए, ये सोफिस्ट कौन होते हैं? सोफिस्ट होते हैं जो वांडरिंग टीचर ऑफ विजडम होते हैं, बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं उनको सोफिस्ट बोला जाता है। Particularly Protagoras and Gorgias in Athens were the first to expound a political theory। तो जो ये सोफिस्ट लोग थे ना, ये कौन थे? प्रोटागोरस, जॉर्जियस थे। इन्होंने ही सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सपाउंड किया था। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी किसने दी थी? तो दी थी सोफिस्ट ने। लेटर ऑन सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। बाद में क्या हुआ? सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आए। इन्होंने क्या किया? कंटिन्यूड टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम कंसर्निंग द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। बाद में सुकरात, प्लेटो एंड अरस्तु ने जो ये साइंटिफिक स्टडी थी पॉलिटिकल थ्योरी की, इसको कंटिन्यू किया। एरिस्टोटल, द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसफर। तो जो ये एरिस्टोटल थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे। कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे। हाउ एवर एक्सेल्ड हिज टीचर। इन्होंने अपने टीचर्स की थ्योरी थी ना, उनको एक्सेल कर दिया, हटा दिया। इनके टीचर कौन थे? प्लेटो। एंड हिज टीचर सुकरात। और प्लेटो के भी जो टीचर थे सुकरात, एरिस्टोटल ने उन दोनों की थ्योरी को एक्सेल कर दिया। Now Aristotle is regarded as the father of the science of politics in the West। अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाने लगा। while मनु is considered to be the first political thinker of India। जबकि मनु को क्या माना जाने लगा? फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। क्या माने जाने लगा? फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। हिज फेमस बुक मनु स्मृति इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। मनु की जो बुक थी मनु स्मृति, वो को क्या बुक मानी जाती है? कि बुक ऑफ लॉ, ये फर्स्ट बुक ऑफ लॉ है इंडिया की। तो मनु की मनु स्मृति क्या मानी जाती है? फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, लेटर ऑन इट वाज कौटिल्य। बाद में क्या आए? कौटिल्य आए। कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है। हु फॉर्म द फॉर्मुलेटेड थिंकिंग एंड गेव इट अ कंक्रीट फॉर्म इन द शेप ऑफ अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। देखिए, ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र, अ वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये किसके ऊपर लिखी गई थी? ये भारत की राज व्यवस्था के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, तो कौटिल्य की बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए, इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एरिस्टोटल हैज असर्टेड। तो एरिस्टोटल की बुक थी जो पॉलिटिक्स, ये भी याद रखना है कि पॉलिटिक्स किसकी बुक थी? एरिस्टोटल की। इन्होंने अपनी बुक में ये कुछ लाइन लिखी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय मियर एक्सीडेंट इज विदाउट स्टेट इज आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो इट। नेक्स्ट देखिए, हमारा आ जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि इंडिया का रिपब्लिक वो कैसा कैसा है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम है वो कैसा है। तो कैसा है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो और गवर्नमेंट का कैसा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे पार्लियामेंट में क्या क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं ना, इन सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे। The Republic is governed in terms of the Constitution which was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949 and came into force on January
26 1950। देखिए आप सब जानते ही हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, और वो फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनविजाग्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है हमें कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना गवर्नमेंट की, ये कभी कभी तो फेडरल होती है और कभी कभी ये यूनिटरी भी हो जाती है। फेडरल का मतलब होता है संघ के रूप में काम करना, और यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक रूप से काम करना। तो जो ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कभी कभी फेडरल रूप में काम करता है और कभी कभी यूनिटरी रूप में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन के। तो ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि राष्ट्रपति हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। आर्टिकल 74(1) में क्या लिखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होगी जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। और जो ये काउंसिल होगी ये क्या करती है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है और प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। The real executive power thus vests in the council of minister with the prime minister as its head। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, तो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। एग्जीक्यूटिव देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन का हेड तो होता है प्रेसिडेंट, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है लोकसभा के प्रति। सिमिलरली इन स्टेट्स, ऐसे ही स्टेट्स में क्या होता है, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। गवर्नर हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसके साथ साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी होती है जिसके हेड कौन होते हैं, उसके होते हैं चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड इन होम रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट। ऐसे ही जैसे सेंटर में रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्ट करती है, इसी प्रकार स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड वेस्ट करती है। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए आ जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखिए सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है लोकसभा के प्रति। और जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। The Constitution distributes legislative power between Parliament and state legislature। जो Constitution ने जो powers है ना, legislative powers है, वो बांटी हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, एंड प्रोवाइड्स फॉर वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन पार्लियामेंट। इन दोनों को बांटने के बाद भी कुछ ऐसी पावर होती है, रेजिडुअल पावर, जो पार्लियामेंट को दी गई है, जिनमें केवल पार्लियामेंट यानी कि सेंटर ही अपना फैसला दे सकता है। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वेस्ट इन पार्लियामेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो भी किस में है, पार्लियामेंट में। किसके पास है वो, पार्लियामेंट में। तो देखिए आपने ये पढ़ाई होगा, हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई है जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कौन से शेड्यूल में, ये 7 शेड्यूल में दी गई हैं। ठीक है, कि इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है
The Constitution has provision for independence of judiciary, controller and auditor general, public service commissions and chief election commission. Constitution में ये भी प्रोविजन किया गया है कि ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं होंगी कुछ, जैसे जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, कैग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनके पास अपनी इंडिपेंडेंटरी पावर होंगी। नेक्स्ट देखिए हमारी एक टेबल आ जाती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें वही चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, वही रिपीट की गई है, एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री का क्या नाम है, कंट्री नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट टाइप। तो देखिए ये हमने पहले पढ़ा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट का टाइप कैसा है, वो सेक्युलर है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैपिटल देखिए हमारी क्या है, हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, किस में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड किया गया है, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए ये पहले था, अब जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया है तो 28 स्टेट्स और 8 यूटी बन गई हैं। नेक्स्ट देखिए आ जाता है इंडिपेंडेंस। हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश शासन से हमें इंडिपेंडेंट कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। लीगल सिस्टम देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द कंट्री। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जैसे हमने पहले पढ़ा ना, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट करती है, तो वही है इसमें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रन्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्ट्री। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है जिसमें रियल पावर वेस्ट करती है, और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इनसे एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं जो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेटिव ब्रांच। द इंडियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो हमारी जो विधायी ब्रांच होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होती है और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पार्लियामेंट बनता है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है जुडिशियल ब्रांच। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स बॉडी है, सबसे उच्च बॉडी है ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, फॉलोड बाय अदर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इसके बाद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है फ्लैग डिस्क्रिप्शन। द नेशनल फ्लैग इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। तो देखिए ये याद रखिएगा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, तो वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। और उसमें 3 कलर है। कितने कलर है, 3 कलर है। सबसे ऊपर देखिए डीप सैफरन केसरिया एट द टॉप। सबसे टॉप पर कौन सा कलर है, सैफरन कलर है, केसरिया रंग है। व्हाइट इन द मिडल, और मिडल में कौन सा है, व्हाइट। एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और जो ग्रीन कलर है वो बॉटम में है इन इक्वल प्रपोर्शन। और तीनों का जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल इक्वल है। एट द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील। बीच में व्हाइट बैंड के बीच में एक नीले रंग का चक्र है विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अशोक चक्र एट सारनाथ। जो किसको रिप्रेजेंट करता है, अशोक चक्र है जो सारनाथ का, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए हम कुछ नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती या महात्मा गांधी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री which ordains the fundamental principle on which the government of that country is based। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक फंडामेंटल लॉ होता है कंट्री का, जो हमें क्या देते हैं कि ये कुछ ऑर्डेंस है जिनके ऊपर ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन पर वहाँ की गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये सब किस में दिया गया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में।
It lays down the framework and principal functions of various organs of the country as well as the modalities of interaction between the government and its citizen। और ये क्या काम करता है, ये एक फ्रेमवर्क कैसा बनाता है जिससे वहाँ की गवर्नमेंट और उसके नागरिकों के बीच में इंटरेक्शंस होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एक्सेप्शन है यूनाइटेड किंगडम का, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया ऑल्सो पोजेस एन इलैबोरेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनएक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेसिफिकली सेट अप फॉर द पर्पस। इंडिया ने भी अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो किसके द्वारा इनेक्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया था, वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्व्स बाय द people of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. It came into full operation with effect from 26 January 1950. तो देखिए ये वही बात लिखी गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद हमने कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, उसमें केवल कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को, और फुल ऑपरेशन में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड, जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, उसमें थे 22 पार्ट्स। देखिए ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि क्या लिखा गया है। ओरिजिनली लिखा गया है तो हम ये बताएंगे कि 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। आज के टाइम पे देखिए 25 पार्ट हो गए हैं और 490 प्लस कुछ आर्टिकल हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ओरिजिनली पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, ठीक है। और इनमें कुछ अमेंडमेंट किए गए बाद में, जो बाद में धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इट्स प्रेजेंट टेक्स्ट इज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं टाइम टू टाइम। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये बताएंगे, अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कैसे इवोल्व हुआ था, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।